देख लेते हैं। तो कल मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक बार दोबारा से इसको थोड़ा पिक्चर वाइज देख लेते हैं कि पिक्चर में क्या होता है। सो अगर मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस गिवन है, मेरे पास कोई उसका सबसेट है एस, ठीक है। एस के अंदर फाइनाइट वेक्टर्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगी v इज स्मॉल v इज सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। अगर मैं v को लिख पा रही हूँ समेशन अल्फा आई वी आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। दैट मीन्स मैं ये जो वी आईज हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, वी आईज आ रहे हैं एस के अंदर से, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस, ठीक है। तो वेक्टर वेक्टर कहाँ से आ रहे हैं, एस के अंदर से आ रहे हैं। जो अल्फा आईज हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वन आई इज फ्रॉम 1 to n है, ठीक है। दैट मीन्स फाइनाइट आने चाहिए, फाइनाइट वी आईज आने चाहिए सच दैट मैं वी को लिख सकूं ऐसे, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। यस मैम। उसके बाद एक सिंपल सा ही एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिसमें हमें पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी कि कब हम लिख पाते हैं और कब हम नहीं लिख पाते, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने v ले लिया है R2, ठीक है। मैंने एक सेट ले लिया S1 जिसमें मैंने दो एलिमेंट लिए हैं 1 0 और 0 1, ठीक है। ये कल भी कराया था लाके मैंने एग्जाम्पल। और दूसरा सेट मैंने ले लिया S2 जिसके अंदर मैंने ले लिया है 1 1 और 2 2, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा है कि 3 4, सेम ही एग्जांपल ले लूं जो कल कराया था, क्या 3 4 को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S1 लिख सकती हूँ या नहीं। और सिमिलरली उसने मेरे से सेम क्वेश्चन S2 के लिए भी पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मेरी अप्रोच हमेशा यही रहेगी कि मैं 3 4 को लिखूंगी A V1 इस केस में मेरा 1 0 है प्लस V टाइम्स V2 मेरा इसमें 0 1 है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है और मुझे ये देखना है कि मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर a3 आ गया और b4 आ गया। तो a3 और b4 के लिए मेरा काम कर जाएगा और मैं इस वेक्टर को इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें भी सेम चीज होती है 3 4 a टाइम्स 1 1 प्लस b टाइम्स 2 2, ठीक है। और ये बन गया मेरा a प्लस 2b। और जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगी तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज a प्लस 2b दोनों ही है। और एक कह रहा है कि a प्लस 2b 3 है और एक कह रहा है कि a प्लस 2b 4 है। तो ऐसे कभी a और b मैं फाइंड नहीं कर सकती सच दैट कि a प्लस 2b 3 बन जाए, a प्लस 2b 4 बन जाए, ऐसा मैं कभी नहीं फाइंड कर सकती। तो इसलिए इस केस में मैं 3 4 को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S2 नहीं लिख सकती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने देखा कि किस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास काफ़ी सारे वेक्टर स्पेस हैं, हर वेक्टर स्पेस के लिए इस टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो हमने कल की क्लास में R2 R3 के लिए भी कर लिया था जिसमें हमने चेक किया था कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। उसके अलावा हमने एक और एग्जाम्पल किया था जो था जिसमें हमने वेक्टर स्पेस लिया था P। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें देखना था कि जो S है अगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैसे काम करेंगे हम, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। P जो वेक्टर स्पेस लिया है वो P लिया है, वो क्या है, इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है।
और जो S लिया है वो ये लिया है जिसके अंदर x की इवन पावर है और ये इनफाइनाइट सेट है। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हमने करे थे सारे फाइनाइट के किए थे। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल इसी तरीके का बना देती हूँ जिसके अंदर मान लो इस तरह से x की ऑड पावर। तो अब इसमें मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैंने px लिया है v के अंदर से, तो px एक पॉलिनोमियल है। तो क्या ये पॉलिनोमियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S है? और दूसरा पॉलिनोमियल मैं px डिफाइन कर रही हूँ कुछ नया, उसमें मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। और तीसरा मैं डिफाइन कर रही हूँ ये। हाँ बताओ मुझे, देखो px के अंदर कैसा है। px के अंदर हम देख सकते हैं जितने भी x हैं, x की पावर है वो इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वेक्टर्स हैं x टू द पावर 2, x टू द पावर 4, x टू द पावर 10 भी इसके पास आएगा, x टू द पावर 100 भी इसके पास आएगा। तो मैं इसके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में px को मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए px जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S लिखा जा सकता है, लेकिन S1 में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं इसको ऐसे नहीं लिख सकती सच दैट कि मैं x की ऑड पावर यूज करके इसको लिख पाऊँ। सिमिलरली अगर मैं ये वाला px डिफाइन करूँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं px ये डिफाइन करूँ तो मैं S1 में उसको लिख सकती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेकिन S में नहीं लिख सकती। और इस वाले px में क्या है, इस वाले px में आप देख सकते हो एक इवन पावर है और एक ऑड पावर है। तो इसमें ना मैं इसमें लिख सकती हूँ S में, ना ही मैं S1 को यूज करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, अब एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक तो कल की क्लास में कवर किया था हमने। अब एग्जाम्पल एक चेंज कर लेते हैं जिसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस में भी हमारे पास क्या होता था, मतलब हमारे पास हमने आर्बिट्री मैट्रिक्स के लिए किया था, अभी हम M22 के लिए कर रहे हैं। M22 क्या है? वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। दैट मीन्स इसके अंदर वो सारी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है। ठीक है, तो और इसने फिर डिफाइन किया है S को U2 यूनियन L2, जहाँ पर U2 का मतलब है सेट ऑफ ऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और L2 का मतलब है सेट ऑफ ऑल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो S समझ में आ गया है। S कैसा है, देखो मैं दोबारा S डिफाइन कर देती हूँ। S कैसा दिखेगा। S के अंदर इस टाइप की मैट्रिक्स हैं, इस टाइप की हैं। ठीक है, और एक इस टाइप की हैं। क्योंकि यूनियन है ना दोनों का, तो इसका मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स होंगी। अगर मैं बोल रही हूँ 1 1 1 1, तो ये S में नहीं बिलोंग करेगी। ठीक है, S के अंदर कैसे है मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स है, ये बिलोंग करेगी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन सेट है उसका स्ट्रक्चर जरूर समझ लो कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, बाद में उसमें वर्किंग करना, वो भी करनी, ये भी बिलोंग करेगी। समझ में आ रहा है? अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा है, देखते हैं उसने क्या एलिमेंट दिया है। उसने पूछा है कि अगर
ये मैट्रिक्स है 4 6 माइनस 2 8, और क्या इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस या एलिमेंट इन एस लिख सकती हूँ? उसने ये क्वेश्चन मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आप खुद से सोचना पड़ेगा कि ये है 4 6 माइनस 2 8, 4 6 माइनस 2 8, 4 6 माइनस 2 8, ठीक है। तो आपको सोचना है कि आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर जो आए वो एलिमेंट ऑफ एस के आए। एस के एलिमेंट आपको पता ही है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर है। तो सिंपल सा है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 4 6 8, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 ही रहने दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 और माइनस 2। तो आप ये एलिमेंट ऑफ एस हो गया और ये भी एलिमेंट ऑफ एस हो गया, मतलब एलिमेंट मतलब ये एस का पार्ट है और ये भी एस का पार्ट है, बिकॉज ये अपर ट्रायंगुलर है और ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। और आपको पता है कि एस के अंदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। अब हो सकता है किसी बच्चे ने इस तरीके से सोचा हो, उसने 2 कॉमन ले लिया हो, या यहाँ पे मैं -2 कर दूँ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। सिर्फ आपके पास यहाँ पर रियल नंबर्स होने चाहिए और यहाँ पर एलिमेंट ऑफ एस होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो ये इसके एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आपकी बुक में रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं रिप्रेजेंटेशन बोल सकती हूँ। तो आपकी बुक में एक और रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, मैं दिखा देती हूँ मैं क्या दी हुई है उन्होंने। ये देखो, यहाँ तो उसने वही वाली दी है जो अभी मैंने यूज करी है, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड -2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये जो मैट्रिक्स है U2 में U2 का पार्ट है, और ये जो मैट्रिक्स है वो I2 का L2 का पार्ट है, देयरफॉर ये S का पार्ट हो गई, क्योंकि S क्या है, हमारा दोनों का यूनियन है। और फिर उसके बाद उसने बोला है कि एक इसको हम अलग रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। आप देख सकते हो A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करके देखो, ए मैट्रिक्स आ रही है, अगर मैंने ए को ऐसे लिख दिया है 4 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, 6 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, -2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, 8 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसमें फ़र्क ही क्या है? इसमें यहाँ पर 1 है, बाकी सारे 0 हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, बाकी सारे 0 हैं, मतलब अलग अलग पोजीशन पे 1 रख दिया, बाकी सबको 0 रख दिया। तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है 4 6 -2 8 ऐसा है, तो 4 यहाँ लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। 6 यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे 1 लिखा हुआ है तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये बताओ, ये जो एलिमेंट है ये किसका पार्ट है? बताओ, कौन सी? जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट इन्होंने लिखा है, वो किसका पार्ट है? ये देखो, इसके अंदर आप देख सकते हो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऑल्सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है एक्चुअली में ये दोनों ही सेट में है, मतलब U2 के पास भी है और L2 के पास भी है। ये एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है, एक मिनट, ये एक्स्ट्रा हम ऑब्जर्व करें कि ये U2 में भी है और I2 में L2 में भी है। सिमिलरली ये सिर्फ U2 में है, बिकॉज इसमें यहाँ पे 1 है,
L2 में होने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। ये आपका L2 में है, ठीक है, और ये एलिमेंट है वो दोनों में है, ठीक है। तो सिर्फ ये तो मैंने चेक कर लिया कि ये किन किन में है, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यही कंडीशन चाहिए कि ये S में होना चाहिए, और वो कैसे भी हो, बस मुझे ये चाहिए कि S में हो, जो कि हो रहा है, ठीक है, बिकॉज S क्या है, इन दोनों का यूनियन है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से कोई रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन उसका काम दोनों में केस में बन रहा है। इस केस में भी वो ए को रिप्रेजेंट कर पा रहा है फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन एस, और सिमिलरली इस केस में भी कर पा रहा है, ठीक है। मैम जो फोर्थ एलिमेंट है वो बोथ अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल कहते हैं। हाँ मैं बताती हूँ, ये देखो ये अपर में आ गया, ठीक है, और ये लोअर में आ गया। ऐसे अपर में होने के लिए क्या चाहिए, अपर में होने के लिए ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए, और लोअर में होने के लिए क्या चाहिए, ये एलिमेंट 0 चाहिए। दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, सिमिलरली इसमें भी फुलफिल हो रही है, इसलिए ये दोनों में है। हालांकि एस में होने के लिए सिर्फ मुझे इतना कंडीशन चाहिए कि वो U2 या L2 किसी एक तरीके का हो, या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो दोनों तरीके का है, मतलब अपर भी है और लोअर भी है, तो ये तो एक्स्ट्रा कंडीशन है। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो अपर भी हो, जैसे यहाँ पर है अपर है, तो मेरे लिए काफ़ी है इतना, या वो अगर लोअर में है तो इतना मेरे लिए काफ़ी है, ये एक्स्ट्रा है कि अपर और लोअर आ गया है, ठीक है, क्लियर है ये। फिर मैं मेन एग्जांपल और हाँ मेन क्वेश्चन पे आती हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अब मेन टॉपिक था हमारा स्पैनिंग, ठीक है। तो स्पैन क्या होता है, तो वो स्टडी करते हैं। इससे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन आपको बताया, क्योंकि वो स्पैनिंग की डेफिनेशन में यूज होगा। अब स्पैन क्या होता है, एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ठीक है, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, देन वी से लीनियर स्पैन भी बोलते हैं या सिंपली स्पैन भी बोलते हैं, और वेक्टर इन एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस, ठीक है, जितने भी वेक्टर्स के एस के वेक्टर्स हैं उनसे जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ एस, ठीक है। तो मैथमेटिकली इन्होंने स्पैन ऑफ एस को इस तरह से डिफाइन किया है। स्पैन ऑफ एस के अंदर क्या होता है, ए आईज वी आईज प्लस ए टू वी, मतलब समेशन ऑफ ए आईज वी आईज है, जहाँ पर ए आईज रियल नंबर है और वी आईज जो है वेक्टर इन एस है, ठीक है। और अभी इस पे आती हूँ मैं, अगर इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि कैसे क्या कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा है अगेन कोई वेक्टर स्पेस है, एस कोई भी उसके अंदर सेट है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस कैसे डिफाइन किया है, स्पैन ऑफ एस के पास यहाँ पर मान लो वी आईज हैं, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस के पास सारे अल्फा आईज वी आईज होंगे, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सब होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगेन सबसे सिंपल एग्जाम्पल है R2 का, ठीक है, क्योंकि R में हम काम तो कर चुके हैं इसलिए हम थोड़ा अलग करते हैं, R2 लेते हैं। तो R2 पता ही आपको R क्रॉस R है, ठीक है। तो R2 में हम देखते हैं, कोई भी सेट ले लेती हूँ, सबसे पहले मैं सेट ले लेती हूँ ये वाला 1,0 एंड 0,1। तो इसका जब मैं स्पैन बोलूँगी तो स्पैन से मेरा मतलब है जितने भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो A10 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, आपको पता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस ऐसा होगा, ए बी जो है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। क्या आ गया, ये ए बी आ गया,
तो जितने भी वेक्टर्स हैं इस टाइप के उसके स्पैन में। तो आप मुझे बता सकते हो कि कोई वेक्टर रह गया जो इसके स्पैन में ना हो, या सारे कवर हो गए? हम्म? बताओ, सोचो। कॉम्प्लेक्स। हम्म? देखो, सारे वेक्टर ही कवर हो गए। अगर आप मुझे कोई भी वेक्टर दोगे, इसने बता दिया ना कि ए और बी जो है रियल नंबर्स में है, कोई भी वेक्टर इसके अंदर आएगा ही। सारे वेक्टर आ गए इसके पास, स्पैन के पास। जितने भी तुम सोचोगे, बड़े से बड़ा वेक्टर, छोटे से छोटा, सारे वेक्टर्स इसके पास है। ठीक है। अभी अभी ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे वेक्टर्स ही उसके पास आए। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। R2 लेती हूँ दोबारा, S को लेती हूँ मैं 1,1 और 2,2। जानबूझ के मैं वो सेम ही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि चीजें आपको एक एग्जाम्पल के लिए क्लियर होती रहे। स्पैन ऑफ S हो जाएगा A टाइम्स ऑफ 1,1। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर से हम बनाएंगे वो हमारा स्पैन बनेगा। ए बी जो है वो रियल नंबर है। A प्लस 2B। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो बहुत आसान है, वो तो खुद भी देख सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि इसके स्पैन में कौन से एलिमेंट आएंगे और कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। उसका आंसर मैं ही कर देती हूँ। देखो, आप देख सकते हो कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो जितने भी एलिमेंट हैं, से 4 4, 5 5, 7 7 या 1000 1000, ये जो एलिमेंट हैं वो स्पैन में आएंगे इसके। ठीक है, ये जितने भी मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इनको चेंज कर दूंगी, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लूंगी, दो अलग अलग एलिमेंट ले लूंगी, तो वो सेम लॉजिक जो अभी मैंने डिफाइन बताया था कि कभी ऐसा ए और बी मैं फाइंड ही नहीं कर सकती, तो 4 5 कभी भी इसके स्पैन में नहीं आएगा। तो बात समझ में आ रही है? एस मैंने चेंज किया, स्पैम ऑफ एस चेंज हो गया, और आप देख सकते हो एक एलिमेंट उसके अंदर आ रहा है, एक एलिमेंट नहीं आ रहा है। हुँ? यस मैम। हाँ, अभी हम ये चीज हम सिर्फ हमने डेफिनेशन को देखकर इसकी वर्किंग करी है। ठीक है, अभी हम इसको और देखेंगे, अभी और एग्जांपल के लिए करेंगे, फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो R2 के लिए हो गया है। सिमिलरली R3 के लिए भी हम चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी और एग्जांपल के लिए देखते हैं। R3 के लिए ही दिया होगा, उसमें देखते हैं। हाँ, उससे पहले कुछ एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या या क्या नोटेशन है। उसने बोला है, ये देखो, एस नॉन एम्प्टी के लिए तो ऐसे डिफाइन कर दिया। अगर एस एम्प्टी हो जाता है तो उसने उसके लिए भी डिफाइन करा है। एस अगर एम्प्टी हो जाता है तो उसने उसके लिए स्पैन डिफाइन करा है, सिंगलटन जीरो वेक्टर। ये चीज उसने डिफाइन करी है कि नॉन एम्प्टी है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मान लो कोई एम्प्टी सेट है तो उसके लिए उसके स्पैन को हमने डिफाइन करा है सिंगलटन जीरो वेक्टर। ठीक है, और फर्दर एक और चीज और वो बोल रहा है, अगर स्पैन ऑफ एस पूरा वी आ जाता है, आप किसी वेक्टर का स्पैन देखते हो और वो स्पैन पूरा वी आ जाता है, तो उस केस में हम बोलते हैं V इज स्पैन्ड बाय S
और S spans V, ठीक है। दैट मीन्स अगर पूरा वेक्टर स्पेस आ जाता है हमारे पास, जैसा कि आप इस केस में देख रहे थे, एक मिनट, जब मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया था, ये देखो R2 लिया था, R2 मेरा V है, वेक्टर स्पेस है, और S मैंने ये लिया था। स्पैन ऑफ S मैंने देखा, स्पैन ऑफ S मेरा ऐसा आया। एक्चुअली इस ये सेट जो है आपका है, ये आपका R2 ही तो है, R2 ऐसे ही तो होता है, जिसमें A और B वेरी कर रहे होते हैं और इस तरह के टपल होते हैं, है ना। तो इस केस में स्पैन ऑफ S पूरा R2 आ रहा था, तो इस तरीके से हम S को बोलेंगे कि S जो है वो स्पैन कर रहा है V को, स्पैन कर रहा है V को। क्लियर है मैम जैसे सारे एलिमेंट्स हम लोग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, मतलब आ रहा है सब स्पैन में, तो वो हम्म, हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एस स्पैन्स वी, अगर सारा एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह से लिख सकते हैं तो। इससे मतलब उनका ये मतलब है कि अगर मेरे को S पता है तो इनके मैं लीनियर कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, और लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी सेट बना, ठीक है, वो मेरा पूरा R2 ही आ गया। तो इसलिए वो इसमें डिफाइन कर रहा है कि S क्या कर रहा है, S आपको V बना के दे रहा है, S सॉरी स्पैन ऑफ S आपको V बना के दे रहा है, तो इसलिए वो बोलता है कि S स्पैन V, ठीक है, क्योंकि वो उसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपको पूरा V दे देते हैं, तो इसलिए वो बोलता है कि V स्पैन्ड बाय S, ठीक है। ये नोटेशन है या इस तरह से यूज होता है, मैथमेटिकली हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो अब एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद अब मुझे बताओ, अगर मैंने एस ये डिफाइन कर दिया है, एस मेरा ये है 100, सेकेंड एलिमेंट उसका है 010 और थर्ड एलिमेंट है उसका 001, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस में क्या आएगा, स्पैन ऑफ एस कैसा होगा, एस मैंने ले लिया, वेक्टर स्पेस मेरा R3 है, ठीक है। एस मैंने ले लिया 100 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस कैसा बनेगा, स्पैन ऑफ एस आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले। कैसे लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस कैसे लिखते हैं, ए टाइम्स ऑफ दिस, बी टाइम्स ऑफ दिस प्लस सी टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। जहाँ पर ए बी सी जो है हमारे रियल नंबर हैं, क्योंकि जो रीड कर रहा है उसको पता होना चाहिए ना कि ए बी सी क्या है, ठीक है। उसके लिए हम परफेक्ट डेफिनेशन मतलब सब कुछ बताते हैं कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ए टाइम्स ऑफ दिस करेंगे, बी टाइम्स ऑफ दिस करेंगे, सी टाइम्स ऑफ दिस करेंगे, आपको पता है जिस तरह से R2 में हुआ था सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इस सेट को पहचान पा रहे हो, देखो जब तुमने 11th-12th में सेट पढ़ा होगा तो तुम्हें दो फॉर्म बताई गई होंगी, एक होती थी रोस्टर फॉर्म और एक होती थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक तरह से ये आप सोच सकते हो, ये एक तरह से सेट बिल्डर टाइप की फॉर्म है R3 के लिए। R3 का क्या मतलब है, R3 का मतलब ये है ना, R क्रॉस R क्रॉस R, दैट मीन्स फर्स्ट भी रियल नंबर है, सेकंड भी रियल नंबर है, थर्ड भी रियल नंबर है, उसके अंदर ऐसे वेक्टर है ना, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस क्या आ रहा है, R3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, यस मैम। Yes, ma'am. अब क्योंकि हम आर्बिट्री वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ R में ही काम नहीं कर रहे हैं, हम R2 पढ़ रहे हैं,
Rn पढ़ रहे हैं, तो Rn में भी आप ये चीज़, इस थ्योरी को जनरलाइज कर सकते हो। तो उन्होंने बस वही बात यहाँ पे लिखी है कि Rn इज स्पैन्ड बाय द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स EIs। EIs का मतलब वही है जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 1 और बाकी सब पोजीशन पे 0। E2 का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे 1, बाकी सब पोजीशन पे 0। E3 का मतलब है थर्ड पोजीशन पे 1, बाकी सब पे 0। तो इसलिए उसने इस थ्योरी को जर्नलाइज कर दिया Rn पर। ठीक है ये। नेक्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि अब यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में भी उसने सेम स्पेस लिया है P, जिस पे हमने भी अभी काम करा था, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ठीक है, S भी उसने सेम लिया है, दैट इज ऑल नॉन नेगेटिव इवन पावर ऑफ x। ठीक है, तो स्पैन ऑफ S के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? इवन पावर ऑफ एक्स आएगा। हाँ, तो ये आप देख पा रहे हो ना, देखो मैं लिखती हूँ, S पता है आपको, S नहीं लिख रही हूँ मैं, स्पैन ऑफ S आपको ये पता है। स्पैन ऑफ S आप कैसे बनाते हो? स्पैन ऑफ S आप ऐसे बनाते हो कि आप इसमें से एलिमेंट पिक करते हो और उनको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो। ठीक है, तो इसमें से आपने कोई भी एलिमेंट पिक किया, से x टू द पावर 100, दूसरा एलिमेंट से x टू द पावर 1000, और तीसरा एलिमेंट ऐसे लिया। तो ये किस टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं? ये ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो कि जिनकी जो डिग्री है वो इवन है। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला है कि इसका स्पैन कैसा आएगा। इसका स्पैन आएगा द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग ओनली इवन पावर। इनफैक्ट डिग्री भी नहीं बोलूँगी, सारी जितनी भी पावर्स हैं उसमें जितनी भी x की पावर इन्वॉल्व कर रहे हैं वो सारे इवन है। तो स्पैन ऑफ S के अंदर सारे ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनमें x की पावर इवन है। इसके अंदर ये तो नहीं आएगा, ये तो कभी भी नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑड पावर है। ऑड पावर तो इसके पास है ही नहीं। हमें क्या, हम S को यूज करके ही तो स्पैन लिख पाते हैं। स्पैन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, तो उसी को यूज करके ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 31 एग्जाम्पल क्लियर है। हाँ, 32 एग्जाम्पल पे हम बाद में आते हैं, हालांकि ये भी सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन ये हम बाद में आते हैं और हम इस थ्योरम पे भी बाद में आएंगे। हो सकता है फ्राइडे को हम करें। अभी सबसे पहले मैं एक मेथड इंट्रोड्यूस कर दूं तुम्हें, जो कि है हमारा सिंप्लीफाइंग स्पैन यूजिंग रो रिडक्शन। तो नाम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा मेथड है किसी S का स्पैन निकालने के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको S दिया, ठीक है, और स्पैन आपने यूजिंग डेफिनेशन निकाला। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी आपको मान लो S दे, फॉर एग्जांपल उसने वेक्टर स्पेस दे दिया ये, ठीक है, और S बोल दिया ये। और वो इसका स्पैन पूछ रहा है। ठीक है, तो स्पैन तो मैं निकाल सकती हूँ डेफिनेशन से, लेकिन एक होता है सिंप्लीफाइड स्पैन, मतलब उससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि स्पैन में किस टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड स्पैन। अभी आपको जब मैं पूरा कर लूँगी तब पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सिंप्लीफाइड स्पैन क्या है। तो उसको करने के लिए 2-3 स्टेप हैं और वो इजी स्टेप हैं, तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाइड स्पैन में क्या करना है, आपको जो भी सेट दिया हुआ है उसको यूज करना है, उसकी जो भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उसको फर्स्ट रो बना लेना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो बना देना है,
सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड रो बना देना है, थर्ड एलिमेंट को थर्ड रो बना देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो 1, -1, 1 को इन्होंने फर्स्ट रो बना दिया है, 2, -3, 3 को सेकेंड रो, एंड सिमिलरली तीसरे एलिमेंट को थर्ड रो बना देना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स ले आनी है। ठीक है, मैट्रिक्स बना ली। अब उस मैट्रिक्स को आपको उस मैट्रिक्स से आपको उसको चेंज करना है रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में। रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म पता है क्या होती है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, और तुमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे, विभा मैम ने बताया होगा ये वाला। तो अगर मैं उसको थोड़ा और सिंपल वे में बोल दूँ तो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म एक तरह से अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स टाइप की होती है और जिसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मतलब यहाँ पर जैसे इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो तो जो आपके पास रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म आ जाएगी, उसी फॉर्म को यूज करके आपको जो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, अगेन उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अभी मुझे पता है इतना क्लियर नहीं होगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एस गिवन है, उसने बोला है कि इसका स्पैन निकालो, स्पैन ऑफ एस निकालो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। स्पैन ऑफ एस तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ डेफिनेशन यूज करके, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूछ रहा है तो इसके लिए मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, इसके वेक्टर्स को मैंने रो फॉर्म में लिख दिया, रो बना के लिख दिया। अब इसको मुझे रिड्यूस करना है रो एक्लन फॉर्म में, तो उसके लिए मुझे कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो इस वाले में मैं बता रही हूँ, बाकी सब में तुम कर लोगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। अगर ये 1 नहीं होता तो मुझे इसको 1 बनाना पड़ता। उसके लिए 2 तरीके हैं, पहले चेक कर लो कि नीचे कोई 1 है तो रो एक्सचेंज का ऑपरेशन लगा दो, अगर नीचे कहीं पे 1 है तो। अदरवाइज जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है 5 है, उसको 5 से डिवाइड कर दो फर्स्ट रो को, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे तो 1 है ही। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है। यहाँ पे 0 है ही, इसको 0 बनाना था, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन लगाया ये वाला, R2 goes to R2 minus 2 times of R1। ठीक है, लगाओ ये ऑपरेशन, देखो ये मैट्रिक्स आ रही है, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 मतलब फर्स्ट रो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। Yes, ma'am. यही आ रहा है। यही आ रहा है, ठीक है। देन ये बन गया इसका फर्स्ट, आप देख सकते हो इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। देन हम सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या बन रहा है, -1, तो उसको भी हमें 1 बनाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन लगाया। अभी मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि ये ऑपरेशन लगाया है, बाद में तुम्हें खुद से ही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो R2 goes to -1 टाइम्स ऑफ R2, क्यों, क्योंकि इसको 1 बनाना था, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 1 बनेगा। तो इसको -1 से किया और इसको भी -1 से किया, उसकी वजह से ये चेंज आ गया, तो ये तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि इसके नीचे के एलिमेंट को, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है ना, तो इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन आपके चेंज भी हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या लगाया, R1 goes to R1 plus R2, सॉरी नीचे के एलिमेंट और ऊपर के एलिमेंट को भी तो करना है।
तो R1 गोज टू R1 प्लस R2 और R3 गोज टू R3 माइनस R2, ठीक है। इस चीज़ को ज़ीरो बनाना है। किन किन दो को ज़ीरो बनाने के लिए उसने ऑपरेशन लगाया, इसको और इसको, इन दोनों को ज़ीरो बनाना था, तो उसके लिए उन्होंने R2 को यूज़ किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। बहुत सारे क्वेश्चन वैसे तुमने किए ही होंगे इस तरह से रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में करने के लिए। बेसिकली इस मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में चेंज करना है और आपके पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट रो इसकी 0 हो गई और फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 हो गई। और आई थिंक वो वाली भी कंडीशन होती है कि जो ये है, इसको हम पाइवट भी बोलते हैं, तो ये जो होती है ये इसके ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना क्लियर है? यस मैम। अब उसके बाद हमें जो स्पैन लिखना है वो हम ऐसे लिखेंगे, स्पैन ऑफ एस विल बी a टाइम्स दिस वेक्टर, ये वेक्टर बनना है आपका ये वाला वेक्टर। आपने देखा ये काफी सिंप्लीफाइड वेक्टर है 1 0 0, ठीक है। ऊपर जो ए में वेक्टर यूज हो रहा था वो उसमें काफी नंबर्स थे 1 -1 1, तो 1 -1 और इसमें काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके साथ काम करना आसान है। तो a टाइम्स ऑफ 1 0 0 प्लस b टाइम्स ऑफ 0 1 -1 प्लस c टाइम्स ऑफ 0 0 0, उसकी वजह से उसने c वाला कंपोनेंट लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो पहले जब आप स्पैन कर रहे थे तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन a टाइम्स ऑफ दिस प्लस b टाइम्स ऑफ दिस और c टाइम्स ऑफ दिस आ रहा था, तो आपने देखा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। जबकि आपने इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज कर दिया तो स्पैन आ रहा है a टाइम्स ऑफ दिस, b टाइम्स ऑफ दिस, c टाइम्स ऑफ दिस, लेकिन क्योंकि लास्ट रो 0 है तो उसकी वजह से थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। और बाकी आप देख भी सकते हो ये वेक्टर भी 1 0 0, ये वेक्टर भी बहुत सिंपल है, ठीक है। इनको हम इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है, इन वेक्टर के कंपैरिजन में इन सबके। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया उसने, तो ये आ गया। तो स्पैन ऑफ एस समझ में आया? क्या आया है इसमें? स्पैन ऑफ एस आया है a कॉमा b कॉमा माइनस b, ठीक है, वेयर a b आर रियल नंबर्स। c को हटा दिया पिक्चर से बिकॉज c के वेरी होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, c 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था। क्लियर है? यस मैम। हाँ, एक क्वेश्चन तुम करो ये वाला, फिर उसके बाद इतने में फिर अटेंडेंस लेती हूँ। तुम क्वेश्चन नोट डाउन करो। स्पैन ऑफ एस निकालो इसमें। तो इसमें मेन प्रैक्टिस आपकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म की है। अगर वो आपको अच्छे से करनी आती है तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा फिर। मैम एग्जाम्पल ना वो 35 करना है। हाँ, जिनके पास बुक है वो बुक से देख सकते हो, अदरवाइज वो इधर से नोट करके करो, मुझे बताओ। और बुक से वैसे हेल्प मत लेना कि स्टेप देख रहे हो, बुक से करो। मैं अटेंडेंस वाला काम करती हूँ।